पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर है रोसेटो। जी हाँ, रोसेटो। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग रोज पिज़्ज़ा खाते थे और उस पर जमकर सॉसेज और पेपरोनी डालते थे। मतलब वे भारी धूम्रपान भी करते थे। और जिम या व्यायाम का तो शायद उन्हें नाम तक नहीं पता था। सही कहा। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई ये लोग तो हार्ट अटैक के चलते फिरते टाइम बॉम्ब थे। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी, है ना? बिल्कुल। हैरानी की बात यह है कि इस शहर में 55 साल से कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक होता ही नहीं था। कोई अल्सर नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, लोग बस बुढ़ापे की वजह से शांति से मर रहे थे। और यही बात 1950 के दशक में स्टुअर्ट वुल्फ नाम के एक रिसर्चर का दिमाग चकरा गई थी। जब उन्होंने इस शहर का अध्ययन शुरू किया ना, तो उनका पहला शक डाइट पर गया। उन्हें लगा कि शायद ये लोग कुछ खास ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं। जांच करने पर पता चला कि उनकी डाइट बहुत ही अनहेल्दी थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद इनकी जीन बहुत मजबूत होंगे। मतलब जेनेटिक्स का कोई कमाल होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने अमेरिका के दूसरे हिस्सों में रह रहे रोसेटो के रिश्तेदारों की जांच की, लेकिन वहां ऐसा कोई जादुई स्वास्थ्य नहीं दिखा। तो फिर आखिर राज क्या था? मतलब अगर डाइट नहीं, जीन नहीं, तो ये लोग बीमारियों से बच कैसे रहे थे? राज उनकी कम्युनिटी यानी उनके समुदाय में छिपा था। अच्छा। हाँ, जब आप रोसेटो की गलियों में चलते तो आप देखते कि 3-3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही हैं। दादा दादी, माता पिता और बच्चे सब साथ। एक तरह का गहरा सामाजिक जुड़ाव। बिल्कुल। लोग सड़क पर रुककर एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के लिए खाना पकाते थे। मतलब महज 2000 लोगों की आबादी में 22 अलग-अलग नागरिक संगठन थे। अरे वाह। इस गहरे सपोर्ट ने उन्हें आधुनिक दुनिया के तनाव से इस कदर बचा लिया था क्या उनके शरीर पर बीमारियों का असर ही नहीं होता था। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब आपके आसपास के लोग और आपका समाज आपके दिल की धमनियों तक को प्रभावित कर सकता है। 100%। और यही कहानी आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस को डिकोड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार किताब है। बहुत ही शानदार। और हमारी इस चर्चा का एक बहुत ही साफ मिशन है उस सेल्फ मेड जीनियस के मिथक को पूरी तरह से तोड़ना। बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते हैं कि जो इंसान बहुत सफल है वो सिर्फ अपने टैलेंट और कड़ी मेहनत की वजह से वहां पहुंचा है। हाँ, हम सफलता को सिर्फ एक व्यक्ति की निजी जीत मान लेते हैं। हम उस पूरे इकोसिस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं जिसने उसे बनाया है। सही कहा। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को समझते हैं। हम ये समझेंगे कि सफलता दरअसल सही समय, संस्कृति और उन छिपे हुए फायदों का नतीजा है जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। मुझे लगता है कि कनाडाई आइस हॉकी वाला उदाहरण इस बात को समझने के लिए सबसे परफेक्ट है। बिल्कुल। तो कनाडा में हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक जुनून है। वहां मेडिसिन हैट टाइगर्स जैसी एलीट जूनियर टीमें हैं। और जब ग्लैडवेल ने इन टीमों के खिलाड़ियों की जन्मतिथि देखी ना, तो एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आया। क्या पैटर्न था वो? लगभग 40% एलीट खिलाड़ियों का जन्म जनवरी, फरवरी या मार्च में हुआ था। अब कोई भी सामान्य इंसान सोचेगा कि क्या सर्दियों में पैदा होने वाले बच्चों में कोई पैदाइशी एथलेटिक टैलेंट होता है? मतलब क्या उनका कोई खास ज्योतिषीय कनेक्शन है? और जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका कारण सिस्टम का एक बहुत ही मामूली सा नियम है। कनाडाई हॉकी में बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से ग्रुप में बांटने की कट ऑफ डेट 1 जनवरी होती है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2 जनवरी को पैदा हुआ बच्चा उसी टीम में खेलेगा जिसमें उसी साल 31 दिसंबर को पैदा हुआ बच्चा खेल रहा है। रुकिए, तो अगर हम 9 या 10 साल के बच्चों की बात करें तो 12 महीने का अंतर तो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। मतलब जनवरी वाला बच्चा दिसंबर वाले बच्चे से लगभग 1 साल बड़ा है। वो शारीरिक रूप से लंबा होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। एकदम सही। और यहीं से खेल शुरू होता है। जब कोच मैदान में बच्चों को देखते हैं तो उन्हें वो जनवरी वाला बच्चा ज्यादा टैलेंटेड लगता है, जबकि असल में वो टैलेंटेड नहीं है। वो सिर्फ बड़ा और ज्यादा मैच्योर है। एग्जैक्टली। लेकिन कोच उसे ऑल स्टार टीम के लिए चुन लेता है। और यहाँ से वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चक्र शुरू होता है जिसके बारे में आपने मुझे पहले समझाया था। हाँ, इसे समाजशास्त्र में क्यूमुलेटिव एडवांटेज या मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं। बाइबल में एक लाइन है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। उस 9 साल के बच्चे को, जिसे सिर्फ उम्र की वजह से चुना गया था,
अब बेहतर कोच मिलते हैं, वो हफ्ते में 2 बार की जगह 5 बार प्रैक्टिस करता है। मतलब उसे ज्यादा मौके मिल रहे हैं? बिल्कुल, वो ज्यादा कड़े मुकाबले खेलता है, और जब वो 14 साल का होता है तो वो सचमुच उस दिसंबर वाले बच्चे से बहुत बेहतर खिलाड़ी बन चुका होता है। तो शुरुआत में मिला एक बिल्कुल झूठा और छोटा सा फायदा समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंसान एक चैंपियन बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बात मुझे जंगल के सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की याद दिलाती है। जब हम जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ को देखते हैं तो हम कहते हैं, वाह, इसका बीज कितना शानदार रहा होगा। लेकिन हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ बीज अच्छा होना काफी नहीं है। उस पेड़ को सबसे ज्यादा धूप मिली, उसकी मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी थी, और शुरुआत में किसी खरगोश ने उसके तने को नहीं कुतरा। सही कहा, और कोई लक्कड़हारा उसे काटने नहीं आया। सफलता का भी यही सच है। लेकिन ये पूरी बात मुझे एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल की ओर ले जाती है। क्या सवाल? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली भी यही कर रही है? मतलब वहां भी तो कट ऑफ डेट्स होती हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, शिक्षा प्रणाली में भी ऐसा ही होता है। मतलब जो बच्चे स्कूल सत्र के शुरुआत में पैदा होते हैं, जो अपनी क्लास में सबसे बड़े होते हैं, उन्हें अनजाने में ही होशियार मान लिया जाता है। जी हाँ। और फिर उन्हें गिफ्टेड प्रोग्राम्स में डाल दिया जाता है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और वे सच में पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं। हाँ। हम सिर्फ जन्म के महीने के आधार पर बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कई स्टडीज यही दिखाती हैं। ये एक छिपा हुआ फायदा है जो धीरे धीरे टैलेंट का रूप ले लेता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि शुरुआत कैसे होती है, यानी वो पहला धक्का कैसे मिलता है। हाँ, लेकिन सिर्फ शुरुआत मिलने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता है ना। बिल्कुल, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ती है, और यहाँ वो मशहूर 10,000 घंटे का नियम आता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन ने बर्लिन के एलीट म्यूजिक एकेडमी में वायलिन वादकों का अध्ययन किया था। और उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि जो वादक दुनिया में सबसे बेहतरीन थे, उन सभी ने 20 साल की उम्र तक लगभग 10,000 घंटे का डेलिब्रेट प्रैक्टिस पूरा कर लिया था। 10,000 घंटे? हाँ, मोज़ार्ट जैसे जीनियस ने भी अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं तब रची जब वे सालों तक अभ्यास कर चुके थे। लेकिन यहाँ भी एक कैच है। मतलब 10,000 घंटे कोई मजाक नहीं है। अगर आप दिन में 3 घंटे भी प्रैक्टिस करें तो भी इसमें 10 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही। कोई भी किशोर अकेले अपने दम पर बिना किसी सपोर्ट के इतना समय नहीं निकाल सकता। और यहीं पर अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की भूमिका आती है। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, आपको वो मेहनत करने का मौका भी तो मिलना चाहिए। जैसे बीटल्स का उदाहरण है। हाँ, बीटल्स का उदाहरण बेहतरीन है। जब वे 1960 में जर्मनी के हैम्बर्ग गए तो वे कोई महान बैंड नहीं थे, लेकिन वहां उन्हें स्ट्रिप क्लब्स में हर रात 8 घंटे लाइव शो करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हर रात 8 घंटे? बाप रे, एक रॉक बैंड के लिए तो बहुत थका देने वाला होगा। शुरुआत में ये अकल्पनीय था, लेकिन सोचिए जब आपको शराबी दर्शकों के सामने 8 घंटे तक परफॉर्म करना हो तो आप एक ही तरह के गाने नहीं गा सकते। आपको नई चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपको रॉक, जैज, पॉप सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा ताकि लोग बोर ना हो। हैम्बर्ग में उन्होंने ऐसे 1200 लाइव शोज किए। 1200 शोज? हाँ, और जब वे 1964 में अमेरिका वापस आए तो वे दुनिया के सबसे बहुमुखी और अनुभवी लाइव बैंड बन चुके थे। ये 8 घंटे रोज बजाने का अवसर था जिसने उन्हें बीटल्स बनाया। ये सच में हैरान करने वाला है, और ये अवसर वाला फैक्टर मुझे बिल गेट्स की याद दिलाता है। ओह हाँ, वो भी एक क्लासिक केस है। हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स एक कोडिंग जीनियस हैं, लेकिन 1968 की दुनिया में जब कंप्यूटर एक पूरे कमरे के बराबर होते थे और आम इंसान तो क्या बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास भी उनका एक्सेस मुश्किल से होता था। बिल्कुल, तब 13 साल के बिल गेट्स को अपने स्कूल में एक टाइम शेयरिंग टर्मिनल का एक्सेस मिल गया। और सिर्फ एक्सेस नहीं, उन्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिला था। हाँ, अनलिमिटेड एक्सेस। लेक साइड स्कूल की मदर्स क्लब ने एक कंप्यूटर टर्मिनल किराए पर लिया था जो उस जमाने में बहुत महंगी चीज थी। बिल गेट्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। वे रात रात भर कोडिंग करते थे। हाँ, और जब तक उन्होंने हार्वर्ड छोड़ा तब तक वे लगातार 7 साल तक प्रोग्रामिंग कर चुके थे। वे अपने 10,000 घंटे पूरे कर चुके थे। अब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रुकिए तो, अगर वो मदर्स क्लब उस टर्मिनल के लिए पैसे नहीं जुटा पाती, या अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते जहां कंप्यूटर नहीं था, तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट होता? शायद नहीं। बिल गेट्स बहुत होशियार थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी सफलता उस 1968 में पैदा हुए असाधारण मौके का भी नतीजा थी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टैलेंट या बहुत तेज दिमाग होना आपको दुनिया के टॉप पर नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन
अगर किसी का आईक्यू सच में बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए आइंस्टाइन से भी ज्यादा, तो क्या वो इंसान अपने आप सफल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत आम धारणा है। मैं यहाँ क्रिस्टोफर लैंगन के बारे में सोचना चाहूंगा। उनका आईक्यू 190 से भी ज्यादा था। जी हाँ, जो कि बहुत दुर्लभ है। ये एक ऐसा नंबर है जो इतिहास में बहुत कम लोगों का रहा है। तो फिर वे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक या अरबपति क्यों नहीं बने? ये इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लैंगन का दिमाग असाधारण था, लेकिन उनका जीवन बहुत आम और संघर्षपूर्ण रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वे कॉलेज की बहुत ही छोटी-मोटी प्रशासनिक समस्याओं में उलझ गए। एक बार उनकी माँ उनकी स्कॉलरशिप का फॉर्म समय पर नहीं भर पाई और उनका कॉलेज छूट गया। ओह नो। एक और बार उनकी गाड़ी खराब हो गई और वे क्लास नहीं पहुंच पाए और प्रोफेसर ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बता रही हैं कि 190 आईक्यू वाला इंसान, जो शायद ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकता है, वो कॉलेज का फॉर्म न भरे जाने की वजह से हार मान लेता है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। ये कैसे संभव है? दूसरी तरफ हमारे पास रॉबर्ट ओपेनहाइमर का उदाहरण है, जिन्होंने परमाणु बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया था। और उनका अतीत भी काफी विवादित था। बिल्कुल। ओपेनहाइमर ने तो कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान अपने ट्यूटर को सेब में जहर देके मारने की कोशिश की थी। ये तो मर्डर की कोशिश थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन ओपेनहाइमर को जेल नहीं हुई। कैसे? उन्होंने अपनी बातों से, अपने तर्क से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को मना लिया और उन्हें केवल प्रोबेशन पे रखा गया। तो इन दोनों के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों? एक इंसान अपनी गाड़ी खराब होने पर प्रोफेसर को नहीं मना पाता और दूसरा मर्डर की कोशिश करके भी बच निकलता है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लीड करता है। हाँ। यहीं पर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आता है। एक निश्चित स्तर के बाद आपका आईक्यू ज्यादा मायने नहीं रखता। इसे थ्रेशोल्ड इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक लिमिट के बाद आईक्यू का फायदा खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। 130 आईक्यू वाला इंसान भी उतना ही नोबेल प्राइज जीत सकता है जितना 190 वाला। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको दुनिया से काम निकलवाना आता है या नहीं। ये तो एक सामाजिक कौशल है। हाँ, ये एक सोशल स्किल है। और ये कौशल आता कहाँ से है? ये हमारी परवरिश और परिवार से आता है। ओपेनहाइमर एक अमीर संभ्रांत परिवार से थे। समाजशास्त्री एनेट लारो इसे कॉन्सर्टेड कल्टीवेशन कहती हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब आसान भाषा में कहें तो अमीर और पढ़े लिखे परिवार अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों से आंख मिलाकर कैसे बात करनी है, डॉक्टर या टीचर से सवाल कैसे पूछने हैं, और सिस्टम को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है। बिल्कुल। जबकि लैंगन एक बेहद गरीब और टूटे हुए परिवार से आते थे। और ऐसे परिवारों में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ऐसे परिवारों में बच्चों को सिखाया जाता है कि सिस्टम से डरो, अधिकारियों पर भरोसा मत करो। तो लैंगन के पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किसी प्रोफेसर को कैसे मनाना है या अपने हक के लिए कैसे बोलना है। उनके पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की पूरी तरह से कमी थी। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा सबक है। वो जो छवि हम सब ने अपने जहन में पाल रखी है ना, एक अकेला संघर्ष करने वाला जीनियस जो सिर्फ अपने तेज दिमाग के दम पर दुनिया फतेह कर लेता है, हाँ, वो एक मिथक है। वो एक बहुत बड़ा झूठ है। बिना सामाजिक कौशल और बिना सही माहौल के सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है। आपको दुनिया के साथ काम करना आना ही चाहिए। बिल्कुल। और जब हम पृष्ठभूमि और माहौल की बात कर रहे हैं तो हमें सांस्कृतिक विरासत या कल्चरल लेगेसीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये क्या होता है? हमारी संस्कृति जो पीढ़ियों से चली आ रही है, वो हमारे व्यवहार को इस हद तक कंट्रोल करती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जैसे जो फ्लॉम की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, जो फ्लॉम की कहानी बहुत प्रेरित करने वाली है। जो फ्लॉम एक यहूदी अप्रवासी परिवार के बेटे थे जो न्यूयॉर्क में बड़े हुए। उन्होंने लॉ स्कूल से शानदार पढ़ाई की, लेकिन 1940 और 50 के दशक में न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी लॉ फर्मों ने उन्हें काम नहीं दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वे यहूदी थे और उन फर्मों के कल्चर में फिट नहीं बैठते थे। बिल्कुल। और इसी अस्वीकृति ने जो फ्लॉम को वो काम करने पर मजबूर किया जिसे बड़ी फर्में गंदा काम मानती थी। जैसे कॉर्पोरेट टेकओवर और प्रॉक्सी फाइट, है ना? हाँ, बड़ी फर्में अदालत में जाकर लड़ना पसंद नहीं करती थी। लेकिन फिर समय बदला। 1970 और 80 के दशक में अचानक कॉर्पोरेट टेकओवर का चलन तेजी से बढ़ गया। कंपनियों को इस गंदे काम के लिए वकीलों की जरूरत पड़ी तो उन्हें पता चला कि जो फ्लॉम के पास इस काम का 20 साल का अनुभव है। क्या बात है! जो चीज शुरुआत में उनका सबसे बड़ा नुकसान लग रही थी, वो सही समय आने पर उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गई।
इसके अलावा उनकी सफलता में एक और सांस्कृतिक विरासत का हाथ था। वो क्या? गारमेंट इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। उनके माता पिता कपड़ा उद्योग में काम करते थे। ये बहुत मेहनत का काम था, लेकिन ये सार्थक काम था, यानी मीनिंगफुल वर्क। सार्थक काम से आपका क्या मतलब है? मतलब क्या बहुत ज्यादा मेहनत करना ही सार्थक काम है? नहीं, सार्थक काम के 3 हिस्से होते हैं। अच्छा। पहला, उसमें जटिलता होनी चाहिए, वो दिमागी रूप से चुनौतीपूर्ण हो। दूसरा? स्वायत्तता, यानी आप अपने फैसले खुद ले सकें। ऑटोनॉमी। हाँ, ऑटोनॉमी। और तीसरा, मेहनत और इनाम के बीच सीधा संबंध। मतलब जितना काम उतना पैसा? बिल्कुल। कपड़ा उद्योग में आप जितने कपड़े सिलेंगे, आपको उतने पैसे मिलेंगे। इस विरासत ने जो फ्लॉम को सिखाया कि अगर काम सार्थक है तो दिन में 15 घंटे काम करना कोई बोझ नहीं है। बल्कि वो आपको आगे ले जाता है। सही कहा। लेकिन क्या सांस्कृतिक विरासत हमेशा फायदेमंद होती है? क्या ये नुकसानदेह नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। केंटुकी के हार्लैंड शहर को देखिए। वहां क्या हुआ था? वहां सम्मान की संस्कृति थी, यानी कल्चर ऑफ ऑनर। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के पहाड़ों से आए उन अप्रवासियों के लिए उनका सम्मान ही सब कुछ था। अगर कोई उन्हें थोड़ी सी भी गाली दे दे तो वे तुरंत बंदूक निकाल लेते थे। पीढ़ियों तक ये हिंसक संस्कृति उनके खून में रही। बाप रे। और ये सिर्फ जमीन और विवादों तक सीमित नहीं है। मुझे कोरियन एयर फ्लाइट 801 के क्रैश की घटना याद आ रही है। हाँ, वो एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे एक देश की भाषा और संस्कृति एक हवाई जहाज को क्रैश करवा सकती है। जी हाँ, वो क्रैश किसी इंजन की खराबी या खराब मौसम की वजह से नहीं हुआ था। तो फिर कैसे हुआ? वो प्लेन सिर्फ इसलिए क्रैश हुआ क्योंकि कॉकपिट में कम्युनिकेशन फेल हो गया था। कोरियाई संस्कृति में पावर डिस्टेंस इंडेक्स बहुत अधिक होता है। हाँ, ये पावर डिस्टेंस क्या है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? पावर डिस्टेंस का मतलब है कि किसी समाज में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच कितनी दूरी है। कोरियाई संस्कृति में आप अपने से बड़े या सीनियर को सीधे तौर पर गलत नहीं कह सकते। अच्छा, तो उस फ्लाइट में क्या हुआ था? उस फ्लाइट में कैप्टन थक चुका था और वो गलत फैसले ले रहा था। को पायलट को साफ दिख रहा था कि प्लेन पहाड़ से टकराने वाला है। तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अपनी संस्कृति के दबाव के कारण वो कैप्टन से सीधे ये नहीं कह पाया कि सर, आप प्लेन क्रैश करवा रहे हैं, इसे ऊपर उठाइए। हे भगवान। उसने सिर्फ बहुत ही दबे हुए शब्दों में इशारे किए जिन्हें कैप्टन समझ नहीं पाया और प्लेन क्रैश हो गया। तो एक इंसान मौत सामने देखकर भी अपनी संस्कृति की वजह से चुप रहा। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। तो फिर इस एयरलाइन ने अपनी समस्या को कैसे सुलझाया? उन्होंने अपने पायलटों को अंग्रेजी में बात करने की ट्रेनिंग दी। अंग्रेजी में? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में उस तरह का पावर डिस्टेंस वाला पदानुक्रम या हायरार्की नहीं होती। जैसे ही वे अंग्रेजी बोलते, वे अपनी कोरियाई सांस्कृतिक पहचान से बाहर आ जाते और बराबरी से बात कर पाते। अरे वाह। इस एक बदलाव ने उनके सेफ्टी रिकॉर्ड को दुनिया में सबसे बेहतरीन बना दिया। यानी संस्कृति ने उन्हें डुबोया और फिर एक नई सांस्कृतिक आदत ने उन्हें बचा लिया। अब अगर हम इसी संस्कृति के प्रभाव को शिक्षा में देखें तो एक सवाल हर कोई पूछता है। कौन सा सवाल? एशियाई छात्र गणित में इतने अच्छे क्यों होते हैं? मतलब क्या उनका दिमाग हम बाकी लोगों से अलग होता है? इसका जवाब दिमाग में नहीं, बल्कि कीचड़ और धान के खेतों में है। धान के खेत? मतलब खेती का गणित से क्या लेना देना? बहुत गहरा कनेक्शन है। चीन, जापान या कोरिया में धान की खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। पश्चिमी देशों में खेती कुछ महीनों की होती है और फिर लंबी छुट्टियां होती हैं। लेकिन धान की खेती साल के 360 दिन सटीक और कमर तोड़ मेहनत की मांग करती है। अच्छा। पानी का स्तर एकदम सही होना चाहिए, रोपाई बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। ये एक ऐसा काम है जहां हर एक गलती महंगी पड़ती है। लेकिन अगर आप डटे रहे हैं तो फसल जरूर अच्छी होती है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि 1000 सालों की जो आदत है जी। जो उनके खून में बस चुकी है वो अब क्लासरूम में भी दिखती है। एग्जैक्टली। जब पश्चिमी देशों के बच्चे गणित का कोई मुश्किल सवाल देखते हैं तो वे मुश्किल से 2-3 मिनट में हार मान लेते हैं। और एशियाई बच्चे? टिम्स टेस्ट का डेटा बताता है कि एशियाई बच्चे बहुत लंबे समय तक उन मुश्किल सवालों से जूझते रहते हैं। गणित का टेस्ट दरअसल आपके दिमाग का नहीं, आपके धैर्य और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का टेस्ट है। मतलब निराशा सहने की क्षमता। हाँ, एशियाई बच्चे हार नहीं मानते क्योंकि उनकी संस्कृति उन्हें सदियों से यही सिखाती आ रही है कि कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
मतलब ये सब सुनने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन सारी कहानियों को हमारे सुनने वालों की जिंदगी से कैसे जोड़ा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि सफलता कभी भी एक सोलो प्रोजेक्ट नहीं होती। यह हमेशा एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। हम अक्सर अपने आसपास के उन कारकों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें बनाते हैं। और क्या सीख सकते हैं हम? दूसरी बात, सफलता के लिए अक्सर हमें अपनी संस्कृति के कुछ हिस्सों का बलिदान देकर नई आदतें अपनानी पड़ती हैं। किताब में मारिटा जैसी लड़कियों का उदाहरण है जो अमेरिका के एक बहुत ही गरीब इलाके से आती हैं। हाँ। लेकिन किप नाम के एक खास स्कूल प्रोग्राम के जरिए उसने अपनी पुरानी दिनचर्या को बदला। वो सुबह 5:45 बजे उठती थी, देर शाम तक पढ़ती थी। मतलब उसने एक तरह का समझौता किया है। हाँ, उसने एक सौदा किया, अपने पुराने परिवेश को छोड़कर नई अनुशासित आदतों को अपनाने का। और यही बात हम सब पर लागू होती है। अगर हम अपने काम को अपने लिए सार्थक बना लें, जिसमें ऑटोनॉमी हो, जटिलता हो और मेहनत का सीधा फल हो। बिल्कुल। और अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचान लें, तो कोई भी उत्कृष्टता हासिल कर सकता है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम अपने समाज को कैसे डिजाइन करते हैं। सही कहा। अगर हम सफलता के सही कारणों को समझ लें कि ये जन्म के महीने, अवसर और सांस्कृतिक समर्थन से जुड़ी हुई है, तो हम बदलाव ला सकते हैं। हाँ, हम अपने स्कूलों, कंपनियों और सिस्टम को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। और यही इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। लेकिन मैं अंत में मैल्कम ग्लैडवेल की खुद की माँ डेजी की कहानी पर एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। वो कहानी बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। डेजी जमाइका के एक छोटे से गांव से निकलकर एक सफल लेखिका और स्कॉलर बनी। लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत थी? नहीं, उसमें और भी कई फैक्टर थे। हाँ, 1937 में जमाइका में दंगे हुए, जिसके दबाव में सरकार को वहां स्कॉलरशिप शुरू करनी पड़ी, जिससे उन्हें पढ़ने का मौका मिला। और उनके पूर्वजों के कारण उनकी त्वचा का रंग थोड़ा हल्का था, है ना? एग्जैक्टली, जिसने उन्हें उस समय के समाज में एक अनकहा विशेषाधिकार दिया। और मिस्टर चांस नामक एक परोपकारी व्यक्ति ने उनके लिए पैसे उधार दिए, जिससे वे लंदन जाकर पढ़ सकी। तो ये सब वो छिपे हुए फायदे थे जिन्होंने उनकी मदद की। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए सोचने का बिंदु ये है कि जरा सोचिए, आज इस दुनिया में ऐसे कितने बिल गेट्स, मोज़ार्ट या डेजी होंगे जिन्हें हम खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे गलत महीने में पैदा हुए या उनका परिवार गरीब था। हाँ, या उन्हें वो सांस्कृतिक धूप नहीं मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। क्या हमारी अपनी संस्थाएं और हमारे बनाए नियम अनजाने में टैलेंट को खत्म कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में सोचने वाली बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका अगला भाग सुन सकें, और हमारे चैनल पर जीवन को बदलने वाली ऐसी ही और अधिक शक्तिशाली किताबों का विश्लेषण जान सकें।